नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वेलफेयर क्लासेस में। आज हम प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैदिक काल। तो प्राचीन इतिहास का ये टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल इसको हम कई भागों में बांट करके देखेंगे डायमेंशन में, जैसे कालखंड, इसकी उत्पत्तिकर्ता कौन है, उत्पत्तिकर्ता। और वैदिक काल पढ़ने के लिए मुझे स्रोत कहाँ से मिलता है। स्रोत का मतलब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। विशेषताएं में अगर हम देखें तो इसमें सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल या वैदिक शब्द का मतलब क्या है। तो वैदिक शब्द विद धातु से बना है, विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, और या कहें जानना। तो वैदिक शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान या जानना। अब हम बात करेंगे कालखंड पे। कालखंड, तो वैदिक काल का कालखंड क्या है। तो पूरी वैदिक काल के कालखंड की बात करें तो ये है 1500 BC से लेकर के 600 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में से बोलते हैं ईसा पूर्व। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का अगर कालक्रम हम देखें तो यह 1500 BC से लेकर के 1000 BC। और वही उत्तर वैदिक काल का कालक्रम देखें तो यह 1000 BC से लेकर के 600 BC। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है। तो वैदिक शब्द विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और वैदिक कालखंड को देखा हमने तो 1500 से लेकर के 600 BC तक बटा होता, पूरी वैदिक काल की बात करता था जो कि। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का कालक्रम क्या है तो 1500 BC से लेकर के 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का कालक्रम क्या है तो 1000 BC से लेकर के 600 BC। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल की उत्पत्तिकर्ता कौन है। उत्पत्तिकर्ता को अगर हम देखें तो वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता आर्य माने जाते हैं, कि वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता आर्य माने जाते हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि इन निवासी कहाँ के थे। आर्य निवासी कहाँ के थे, इस पर अनेक मत हैं। इस पर अनेक मत हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आर्य, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर महोदय ने किया था। मैक्स मूलर महोदय, जो कि जर्मनी के थे, एक विद्वान थे। और आर्य शब्द का ऋग्वेद में जो प्रयोग हुआ है, आर्य शब्द का ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग हुआ है। 33 बार ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये है, सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर महोदय ने किया था। अब आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, किसी नस्ल का नाम नहीं है। आर्य किसी प्रजाति का भी नाम नहीं है। तो आर्य है क्या।
तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात हम कह सकते हैं आर्य जो है भाषा सूचक शब्द है। क्या है? भाषा सूचक शब्द। अगर कोई पूछे कि आर्य जाति सूचक शब्द है कि भाषा सूचक शब्द है, तो कहेंगे आर्य भाषा सूचक शब्द है। तब आर्य का मतलब क्या हुआ? आर्य का अर्थ जो है होता है श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य, महान, सज्जन, साधु। ये आर्य शब्द का प्रयोग, आर्य शब्द का मतलब होता है। और ये संस्कृत भाषा का शब्द है, आर्य भाषा सूचक शब्द है। और सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मुलर महोदय ने किया था। और ऋग्वेद में अगर आर्यों की बात की जाए तो आर्य 33 बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं आर्य निवासी कहाँ के थे। तो इस पर जो अनेक मत है इसको देख लेते हैं। आर्य निवासी कहाँ के थे? उत्पत्तिकर्ता में इसको देखते हैं। तो उत्पत्तिकर्ता में निवासी, आर्य निवासी कहाँ के थे? इसके कई मत है, जैसे कि कुछ लोगों को मानना है, कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्य जो है भारत के ही थे, और कुछ विद्वानों को मानना है कि नहीं आर्य जो है बाहर से आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे। तो भारत से आए थे, तो कहाँ से आए थे? तो कुछ विद्वानों ने बताया है कि कहाँ से आए थे, जैसे कि कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र से आए थे। एक A.L.D. कल्लर है जो कि विद्वान है, उनका मानना था कि जो है आर्य जो है हिमालय कश्मीर के क्षेत्र से आए हुए थे। और कुछ विद्वानों का मानना है नहीं, आर्य जो है सप्त संध्य प्रदेश से आए हुए थे, सप्त संध्य प्रदेश। तो ये मानना था अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद का, कि आर्य जो है सब संध्य प्रदेश। सब संध्य प्रदेश कहाँ है? तो जो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदी पहले बहा करती थी, तो वहाँ का जो क्षेत्र है, मतलब कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, उसको सब संध्य प्रदेश कहा जाता है। मतलब 7 नदियों का क्षेत्र है, उसे सब संध्य प्रदेश कहा जाता है। अब कश्मीर हो गया, सब संध्य प्रदेश हो गया। कुछ विद्वानों को मानना था कि नहीं, आर्य जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हुए थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हुए थे। ये मानना था GN झा यानी गंगानाथ झा का, नाथ झा। ब्रह्मर्षि प्रदेश कहाँ? तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। तो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, उसके थोड़ा सा आसपास का क्षेत्र, उसे कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश यानी ऋषियों का देश, ऋषियों का प्रदेश। तो ये मानना था गंगानाथ झा नहीं, आर्य जो है वही के निवासी थे। और कुछ विद्वानों को मानना है कि नहीं, आर्य मध्य देश से आए हुए थे, मध्य देश। ये मानना था राजबली पांडे का, राजबली पांडे का मानना था कि जो है आर्य मध्य देश से आए हुए थे। तो मध्य देश कहाँ है? तो मध्य देश उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार का जो क्षेत्र है, इधर थोड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उसे कहते हैं मध्य देश। तो राजबली पांडे का मानना था कि आर्य आए हुए थे मध्य देश से। तो ये था भारत। आर्य जो, ये कुछ विद्वानों को मानना था कि आर्य जो है भारत के ही थे। तो आपने देखा कि कश्मीर और हिमालय से आए हुए थे, L.D. कल्लर का मानना है। सब संध्य प्रदेश से आए हुए थे, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद का मानना है। ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हुए थे, गंगानाथ झा का मानना है। मध्य देश से आए थे, राजबली पांडे का मानना है। अगर मैं इसको एक बार मैप पे देखूं भारत के क्षेत्र को, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। और अगर मैं
छोटा सा मैप बनाता हूँ। भारत का एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, उस पर दिखाता हूँ कि आर जो जगह है कहाँ पे है। तो कुछ विद्वानों जो राजवल्लभ पांडे का मानना था कि जो है वो बता रहे थे कि आर कश्मीर के क्षेत्र से आए हुए थे। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र, अगर हम इसको देखें तो कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र से आए हुए थे, उनका मानना था यहाँ से आए हुए थे। और सब संदेह प्रदेश भी यहीं पे है। जैसे कि आप देखते हैं इधर झेलम नदी, मतलब सिंधु नदी, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, कुल 7 नदियाँ हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है, फिर आकर के यहाँ संगम लाती है, इधर सरस्वती नदी बहा करती थी। तो यहाँ के क्षेत्र को कहा जाता है सप्त संदेव प्रदेश। और इधर गंगा नदी इधर से होकर जाती है। उसके बाद यमुना, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है और जो ये क्षेत्र है, इसको कहा जाता है तो ब्रह्मर्षि प्रदेश, मतलब ऋषियों का देश। और मध्य देश की बात करें तो मध्य देश जो है, मध्य देश यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ का अगर क्षेत्र देखें अगर हम, तो यहाँ का क्षेत्र इसे कहा जाता है मध्य देश। थोड़ा सा और नीचे ले देते हैं, थोड़ा इधर और लेके, इसे बोलते हैं मध्य देश। तो ये मानना था कुछ विद्वानों का कि आर्य जो है भारत के निवासी थे। अब हम देखते हैं कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, आर्य जो है भारत के निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे। इसमें देखें, जैसे कुछ विद्वानों का मानना ये है आर्य पामीर के पठारी क्षेत्र से आए थे। पहले देख लेते हैं, जैसे कुछ विद्वानों का मानना तिब्बत से आए हुए थे यार, तिब्बत। तो इसमें दयानंद सरस्वती जी का मानना था। दयानंद सरस्वती और पार्टीजर महोदय थे, पार्टीजर महोदय। का मानना था कि आर्य जो है तिब्बत के क्षेत्र से आए हुए थे। और कुछ विद्वानों का मानना था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ये किसका मानना था? बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि जो है आर्य हंगरी वाले क्षेत्र से आए हुए थे, हंगरी से आए थे। इसमें पी गाइल्स महोदय का मानना है, पी गाइल्स। और कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य जर्मनी से आए हुए थे, जर्मनी वाले क्षेत्र से। तो इसमें है मानना जर्मनी क्षेत्र से हर्ट और पिंकी महोदय का मानना है, पिंकी महोदय। इन्होंने शारीरिक बनावट के द्वारा बताया था कि आर्य जो है जर्मनी वाले क्षेत्र से आए हुए थे। और कुछ विद्वान हैं जिनका मानना था आर्य जो है बैक्ट्रिया या मध्य एशिया, वाले क्षेत्र से आए थे। एक किसका मानना था? ये था मैक्स मूलर महोदय का मानना, मैक्स मूलर महोदय का मानना था कि यार जो है कहाँ से आए हुए थे? बैक्ट्रिया या मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए हुए थे। तो आपने देखा अभी कि आर्य कुछ भारत के निवासी, कुछ विद्वानों को मानना था कि आर्य जो है भारत के निवासी है, कुछ विद्वानों को मानना है आर्य जो है भारत के बाहर से आए हुए थे। जैसे कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्य जो है दक्षिणी रूस से आए हुए थे, दक्षिणी रूस। इसमें नेहरिंग महोदय और गार्डन चाइल्ड का मानना है, नेहरिंग महोदय और गार्डन चाइल्ड। चाइल्ड का मानना है कि आर्य दक्षिण रूस वाले क्षेत्र से आए हुए थे।
तो भारत के बाहर से आ रहे हुए थे ये इन विद्वानों का मानना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया या विक्टोरिया के निवासी थे। किसका मानना था, मैक्सिमिलियन महोदय का मानना था। तो यही इसमें याद करना है, बाकी ये सब देख लीजिएगा एक बार। अब हम देखते हैं स्रोत के लेकर के, वैदिक काल पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है। आखिर वैदिक काल पढ़ने के लिए इतिहास में अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा जाता है तो उसका कोई ना कोई स्रोत होता है। तो इसका भी अगर हम स्रोत में देखें तो 2 प्रकार के स्रोत मिले हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इसमें 2 प्रकार के मिले हुए, जैसे पहला है अभिलेख, दूसरा मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी का बना हुआ बर्तन, और अभिलेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा गया लेख। मृदभांड में अगर हम देखें तो इसमें 2 प्रकार से इसको हम बांट लेते हैं। पहला ऋग वैदिक कालीन मृदभांड, वैदिक कालीन मृदभांड, दूसरा उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड। तो ऋग वैदिक कालीन मृदभांड में जो प्रयोग होता था उस मृदभांड का नाम था गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, मतलब बर्तन ऊपर गेरुआ कलर का पेंट किया गया था भांड। और इसमें देखें, इसमें चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब जो बर्तन बना है उस पर चित्र भी बना हुआ है। इसमें केवल गेरुवर्णी कलर से पेंटिंग किया गया है, इसमें चित्र भी बना हुआ है। तो अब देखते हैं अभिलेख की बात आई है। तो अभिलेख 2 प्रकार के मिले हैं। पहला एशिया माइनर का अभिलेख, एशिया माइनर, एशिया माइनर का अभिलेख, या इसको कहते हैं बोगज गोई का अभिलेख, बोगज गोई का अभिलेख, गोई का अभिलेख। दूसरा कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, का अभिलेख। एशिया माइनर कहाँ पड़ता है, तो एशिया माइनर तुर्की में है, तुर्की, और ये ईरान में है, ईरान। तो एशिया माइनर का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख। एशिया माइनर के अभिलेख में बताया गया है कि पहले 2 कबीले थे, 2 कबीले थे, हित्ती कबीला, हित्ती कबीला, हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला, मितन्नी कबीला, हित्ती कबीला, मितन्नी कबीला। हित्ती कबीला का जो राजा था उसका नाम था सुबिलिम्मा, सुबिलिम्मा। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था मती उजा, अजा, मती उजा, ये राजा थे वहाँ के। तो इसमें बताया गया है कहानी के तौर पर कि जो हित्ती कबीला के राजा हैं, जो मितन्नी कबीला के राजा हैं, इन दोनों में विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि इनको आगे चलकर संधि करनी पड़ती है। तो जब ये संधि करते हैं ये दोनों लोग, तो संधि करते हैं, तो संधि में संधि
संधि करते उसमें 4 देवताओं को कसम खिलाया जाता है कि आगे से विवाद नहीं करेंगे। 4 देवता है कौन? इंद्र, वरुण, इंद्र हो गए, वरुण हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो नासत्य हो गए, नासत्य। उसके बाद मित्र। इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, ये 4 देवता हैं जो कि तुर्की में इसका कसम खिलाया जा रहा है। तो ऐसे इससे ये पता चलता है कि आर्य जो है बाहर से ही आए हुए थे, न कि भारत के निवासी थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इंद्र, वरुण और नासत्य मित्र जो है ये संधि होती है हित्ती और मितनी कबीला के जो राजा है सुविलिम्बा और मतियोजा के बीच में विवाद होता है, संधि होती है। अब हम देखते हैं कस्सी के अभिलेख में क्या बताया गया है। तो कस्सी के अभिलेख में कुछ नहीं बताया गया है, बस इसमें इतना ही बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है भारत की तरफ गई है। कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, इसमें बताया क्या गया है, इसमें बस इतना ही बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई है। इससे ये पता चलता है कि आर्य जो है, आर्य भारत के निवासी नहीं थे, वो बल्कि बाहर से आए हुए थे। तो हमने अभी तक क्या देखा? कालखंड को देख लिया, उत्पत्तिकर्ता कौन थे, आर्य थे, उसको देखा। उसके बाद स्रोत को देख लिया कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। स्रोत में ही देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमारे पास उपलब्ध जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक कालीन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ये जो लिखे गए हैं ग्रंथ ये बहुत बाद में लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक कालीन लोगों ने जो सुना वो अपने अगली पीढ़ी को बताया, मतलब सुन करके आगे पीढ़ी को बताते गए। और आगे चलकर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था महर्षि कृतद्वैपायन। उन्होंने उन सब बातों को संकलित किया, उसको लिखा, वही कहलाए वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। तो वेद कैसे, इसीलिए इन सबको मिला करके वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद, इन सबको मिला करके कहा जाता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। आज से पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, तो उसमें वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। अगर इसके अलावा कुछ भी और दिया तो नहीं शामिल है, बस यही 4 ही शामिल है वैदिक साहित्य। इन सबको मिला करके वैदिक साहित्य कहा जाता है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो वेद कुल 4 हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 हैं। वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, वेदों के ज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ। आम जनमानस को
आम जनता के पास पहुंचाने के लिए, जन मानस तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। क्यों ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था, वेदों का ही उसमें लिखा गया था, इसको ये संस्कृत में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है, आसान भाषा में लिखा गया है। अरण्य का मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल में कौन जाता है, ऋषि मुनि। ऋषि मुनियों ने क्या दिया, रहस्यमयी बातों या दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। दार्शनिक सिद्धांत का अरण्य में किया गया है चर्चा। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्यों कहते हैं, क्योंकि वेदों के अंत में लिखा गया था। वेदांत, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अंत में लिखा गया था, इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। तो उप का मतलब होता है उप और निस। उप का मतलब होता है समीप। निस का मतलब होता है बैठना। उपनिषद का मतलब क्या हुआ, समीप में बैठना, मतलब गुरु के पास में शिष्यों का बैठना होगा, समीप में बैठना। और शिष्य अगर गुरु के पास बैठेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसीलिए वेदांत जो है ज्ञान मार्गी है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, ये बताया गया है मुक्तिका उपनिषद में। अब हम अगले वीडियो में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के विषय में तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत पर ही मेरा अगला वीडियो होगा, पूरा साहित्यिक स्रोत पर ही रहेगा और वीडियो लंबा होगा, लेकिन उस पर हम पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे कि उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण अरण्य और ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, सूक्त कितने हैं, कितने अष्टक हैं और एक सूक्त में कितने मंत्र होते हैं, यजुर्वेद का क्या मतलब है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद कैसा वेद है, उसके बारे में हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।